नमस्कार आप सभी को मेरे अपने YouTube चैनल द गुरु भरत सर पर। और आज हम लोग पुनः एक सुपर 30 सीरीज के साथ, जिसमें क्वेश्चन 45 है पर हमने 2020 या सुपर 30 सीरीज ही इसका नाम रखा है। तो उसके साथ मैं हाजिर हूँ जो कक्षा 7 के पर्यावरण अध्ययन की बुक से लिए गए क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन बहुत इजी है और ये क्वेश्चन आपको अपने लेवल से बहुत इजी लगेंगे, क्योंकि ये सेवन्थ का स्टैंडर्ड के क्लास के क्वेश्चन हैं और आप लोगों का स्टैंडर्ड बीएससी बीए बीकॉम एमए वगैरह हैं, इसीलिए आप सब लोगों को लेकिन एक बार अपने नज़र से निकाल लीजिए ताकि एग्ज़ाम के समय में आपको ये क्वेश्चन हेल्प कर सके। और अगर आप कई बार कहते हो ना कि सर एक नंबर से रह गए, आधे नंबर से रह गए, तो उस टर्म से छुटकारा पाने के लिए, उस सब से छुटकारा पाने के लिए ये सीरीज आपके लिए अति उपयोगी सिद्ध होगी। तो अब हम पहला क्वेश्चन लेते हैं अ, कि निम्न में प्राकृतिक पर्यावरण का एक घटक है घर, सड़कें, पहाड़, वायुयान। तो ध्यान रखना, प्राकृतिक पर्यावरण का जो घटक है इसमें सही आंसर होगा पहाड़। तो सही आंसर कौन सा होगा भाई इसमें? पहाड़। मतलब कि इसके दो घटक होते हैं, एक जैव घटक और एक अजैव घटक। तो अजैव घटक में निर्जीव वस्तुएं आती है, जिसमें पहाड़ है, नदी है, हवा हवा है, तापमान है, आर्द्रता है। और जैव घटक में पादप और मतलब जो सजीव घटक आते हैं वैसे, और सजीव में पादप और जो जीव जंतु है वो दोनों घटक आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड, निम्न में कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक है? समुद्र, स्थल, धर्म, पहाड़। तो ध्यान रखना है, समुद्र, स्थल, पहाड़ तो ये सब मानवीय पर्यावरण का घटक हो ही नहीं सकते हैं, तो इसका सही आंसर होगा धर्म। ध्यान रखना, इसका आंसर धर्म। क्वेश्चन नंबर 3, वायु का वह आवरण जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए हैं कहलाता है जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल। तो ध्यान रखना, वायु का वह आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए वो क्या कहलाता है भाई? वायुमंडल। तो ध्यान रखना, इसका सही ऑप्शन होगा बी। और साथ ही साथ मेरे अपने चैनल द गुरु भरत सर को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब इसका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये सवाल इम्पोर्टेंट है भाई थोड़ा सा, है ना, और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। ध्यान रखना, आरएस के एग्जाम तक में भी ये सवाल पूछा गया है। तो आप लोग, इसका सही आंसर होगा 5 जून को, मतलब ठीक है ना, 5 जून ये इसका सही आंसर होगा, मतलब 5 जून। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगर आप लोगों को स्पीड बढ़ानी है मतलब जैसे सीरीज की, तो ध्यान रखना आपके सामने ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे ये 3 डॉट करके आएंगे, तो वहाँ पर जाकर आप स्पीड को बढ़ा सकते हो अगर आपको लगता है कि सर धीरे बोल रहे हैं तो, ठीक है ना। और आप क्वालिटी भी चेंज कर सकते हो मतलब। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 है इस सीरीज का, कि निम्न में कौन सा पर्यावरण का प्रमुख परिमंडल नहीं है? स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, मानवमंडल। तो ध्यान रखना, इसमें से जो द ऑप्शन है मानवमंडल, इसका परिमंडल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6, कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है या कहलाती है परपटी, मेंटल, क्रोड या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, सबसे ऊपरी परत को परपटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व की सबसे गहरी खान स्थित है? क्वेश्चन नंबर 7, कि संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, चीन या दक्षिण अफ्रीका में। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर का 7 का जी, मतलब सॉरी, दक्षिण अफ्रीका, डी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, चुनना पत्थर है? 1 आग्नेय सेल, औषधि सेल, कायांतरित सेल, अंतर्वेदी सेल। ध्यान रखना, इसका सही आंसर होगा ब, यानी औषधि सेल इसका सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमने कंप्लीट कर दिए। अब 9 की ओर, महाद्वीपों पर परपटे की मोटाई होती है? तो ध्यान रखना, इसका है 5 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 35 किलोमीटर या 3.5 किलोमीटर। तो ध्यान रखना, 9वें का सही आंसर होगा 35 किलोमीटर। जो महासागर है वहाँ पर परपटी 35 किलोमीटर के तकरीबन मोटी होती है। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी की सतह पर किसके जमाव से बहिर्वेदी शैलों का निर्माण होता है? लावा के, खनिजों के, मिट्टी के या चूना पत्थर के। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर होगा ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से, यानी क्वेश्चन नंबर का आंसर 10 का ये होगा। क्वेश्चन नंबर 11, कि भूपर्पटी पर खुला एक छिद्र जिससे पिघलते हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं, तो वो क्या कहलाता है? भूकंप, ज्वालामुखी, अभिकेंद्र या उद्गम केंद्र। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर होगा ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से हमें ये सब चीज़ें, लावा एकदम ज़मीन से निकलता है, मतलब भूकंप में धरती का कंपन होते हैं, ये ध्यान रखना। मतलब भूकंप यानी भू यानी धरती, कंप यानी कंपन, मतलब ज्वालामुखी यानी ज्वाला
का मुख यानी जिससे ज्वाला बाहर निकलती है, लावा, गर्म लावा। क्वेश्चन नंबर 12, भूकंप मापा जाता है रिएक्टर पैमाने पर, स्केल पर, किलोमीटर में, प्लेन स्केल में या मीटर में। तो ध्यान रखना जो पैमाना है ना वो है रिएक्टर स्केल और जो उपकरण है वो है सिस्मोग्राफ। तो ये भी ध्यान रखना, कहीं पे आपसे पूछ ले कि भाई उपकरण कौन सा है तो वो है सिस्मोग्राफ, ठीक है ना। और जो स्केल है या पैमाना है वो रिएक्टर स्केल के रूप में या रिएक्टर स्केल होती है। क्वेश्चन नंबर 13, कि पवन द्वारा निक्षेपित रेत के ढेर को कहा जाता है डेल्टा, अपक्षय, बालू टिबा या पुलिन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा बालू टिबा, मतलब जो रेत का द्वारा जो ढेर होता है उसको बालू टिबा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, जो तरंग भूकंपीय तरंगा का प्रकार नहीं है, भूकंपीय तरंग का प्रकार नहीं है वह है पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे और एफ तरंगे। तो ध्यान रखना, मतलब 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा नहीं है। देखो पहले तो क्वेश्चन में ध्यान रखना नहीं है और वो है एफ, पी, एस और एल ये तरंगे होती हैं और एफ तरंगे नहीं होती हैं, ये ध्यान रखना। मतलब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 15 का सबसे नियाग्रा, विक्टोरिया, एंजल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर होगा एंजल विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। मतलब क्वेश्चन नंबर 16, कि निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ध्यान रखना जो गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है उस गैस का नाम कौन सा है भाई, नाइट्रोजन, N2, मतलब ठीक है ना, 78% पाई जाती है। मतलब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17, के निम्न में से कौन सी गैस मानव श्वास लेने के प्रयोग में लाई जाती है, मानव द्वारा श्वास लेने के प्रयोग में ली जाती है। तो वो गैस कौन सी है, एकदम आसान सा आंसर है ऑक्सीजन। तो ध्यान रखना कोई भी सजीव, चाहे वो मानव हो या कोई भी सजीव हो, वो जो श्वास में अंदर लेता है गैस वो तो होती है ऑक्सीजन, ठीक है ना। और जो बाहर छोड़ता है वो होती है CO2 गैस। और एक चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है कि पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं उसमें O2 छोड़ते हैं और CO2 लेते हैं, ये ध्यान रखना आपको। ये प्रकाश संश्लेषण में ही होता है सिर्फ। तो आप ऐसे यूँ कन्फ्यूजन मत होना कि पौधे CO2 गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। श्वसन में तो वो भी ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो दिन के समय होती है, प्रकाश की उपस्थिति में होती है, पर्णहरित में होती है और जल के साथ होती है। तो ध्यान रखना उसमें ऑक्सीजन गैस लेते मतलब छोड़ते हैं और CO2 गैस का उपयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई है। मतलब तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 50 किलोमीटर, 80, 13 और 400। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर होगा 13 किलोमीटर है। मतलब ये सब सारे क्वेश्चन और आंसर 7th क्लास की जो स्टैंडर्ड बुक चल रही है अभी RBSE बोर्ड के तहत उसके अनुसार दी गई है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, बाह्य वायुमंडल, बहिर्मंडल। तो 19वें क्वेश्चन का जो सबसे सही आंसर होगा वो होगा बहिर्मंडल। मतलब क्वेश्चन नंबर या इसका जो आंसर होगा द बहिर्मंडल, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 है कि मौसम की लगभग सभी घटनाएं वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि आदि निम्न में से किस परत में होती हैं या किस मंडल में होती है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या बाह्य मंडल। तो ध्यान रखना इसका सटीक आंसर होगा क्षोभ मंडल। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 21, कि जिस प्रक्रम से जल का रूप निरंतर बदलता रहता है उसे कहते हैं जल चक्र, खाद्य चक्र, ज्वार भाटा या वर्षा। तो ध्यान रखना मतलब इसका सही आंसर होगा जल चक्कर, मतलब जल चक्कर। जल से आपको ध्यान हो तो समुद्र से जल गर्म होने पर वाष्प बनती है, वाष्प से वापस संघनन की क्रिया द्वारा बादल बनते हैं, बादल से वापस क्या कहते हैं ये बारिश के रूप में, बूंदों के रूप में, ये लिक्विड तरल के रूप में आती है, फिर वापस समुद्र में जाती है और ये लगातार ये जल चक्कर चलता रहता है। तो जल चक्कर से जल का रूप निरंतर बदलता रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 22, कि विश्व जल दिवस मनाया जाता है, यह हाल ही में गया था इसीलिए थोड़ा सा काम का है कि 22 अप्रैल, 22 मार्च, 22 अगस्त, 22 जुलाई। तो कहने का मतलब 22 तो है ही है। तो ध्यान रखना जल दिवस है तो जल ही जीवन है, इसीलिए 22 मार्च को मनाया जाता है भाई। ध्यान रखना 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल का 97.3% जल है महासागरों में, नदियों में, झीलों में, भूमि के अंदर। तो 23वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सही आंसर होगा महासागरों में 97.3% जल पाया
जाता है मतलब। क्वेश्चन नंबर 24 कि भाई दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना कहलाता है, तरंगे, लहरें, ज्वार भाटा या सुनामी। तो ध्यान रखना जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है मतलब, ठीक है ना। जल जो उठता है वो ज्वार है और जल जो वापस गिरता है नीचे की ओर वो भाटा है मतलब, ठीक है ना। ये ध्यान रखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 25 उच्च ज्वार सहायक होते हैं नौ संचालन में, मछली पकड़ने में, विद्युत उत्पन्न करने में, द उपयुक्त सभी में। तो ध्यान रखना अपना जो 25वें का आंसर जो होगा वो है उपयुक्त सभी में, क्योंकि इससे नौ संचालन भी हो जाता है, मछली भी किनारों की ओर हो जाती है और वो अपने विद्युत उत्पन्न करने में भी सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 26वां कि वह वन जिसके वृक्ष सदा हरे रहते हैं क्या कहलाते हैं, शगन वन, सदाबहार वन, पर्णपाती वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो ध्यान रखना 26वें का जो आंसर होगा सही वो होगा सदाबहार वन, जिसके हमेशा हरे रहे वो सदाबहार वन कहलाते हैं, ये भी ध्यान रखना आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 27, अब हम 27 की ओर बढ़ते हैं आगे। 27 के ध्रुवीय क्षेत्र में जीव जंतु पाए जाते हैं, लंबे फर वाले, फर यानी उनके ऊपर बाल, मोटी चमड़ी वाले, उपरोक्त अ और ब दोनों और कोई नहीं। तो ध्यान रखना दोनों, मतलब लंबे फर वाले भी होते हैं और मोटी चमड़ी वाले भी होते हैं, वो जो उन्हें ठंड से बचाते हैं मतलब, ठंड ये उनमें अनुकूलन या एडजस्टमेंट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 सवाना घास स्थल है, एशिया में, अमेरिका में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में। तो ध्यान रखना जो क्वेश्चन नंबर 28 है इसका सही आंसर होगा अफ्रीका में, ठीक है ना। ये अफ्रीका में, मतलब अफ्रीका में पाए जाते हैं, स आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 के मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं, वन, घास स्थल, कांटेदार झाड़ियाँ या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 29वें का जो सही क्वेश्चन होगा वह है कि मध्यम वर्षा वाले जो भी स्थल है वहाँ पर घास स्थल क्रिएट होते हैं या पैदा होते हैं मतलब। तो अब क्वेश्चन नंबर हम 30 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि कांटेदार झाड़ियाँ पैदा होती है अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में, शुष्क क्षेत्रों में या अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। ध्यान रखना मतलब, तो ध्यान रख इसका सही आंसर होगा शुष्क क्षेत्रों में कांटेदार झाड़ियाँ ही पैदा होती है। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन का सही आंसर सी होगा, यानी शुष्क क्षेत्र में। अब पुनः गुजारिश जो हर वीडियो के बीच में आपको मैं करता हूँ कि इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, साझा कीजिए और अपनी तैयारी को लगातार जारी रखिए मतलब, ठीक है ना। कमेंट कीजिए और साथ ही साथ अपनी तैयारी भी लगातार जारी रखिए मतलब। अब क्वेश्चन नंबर 31 कि निम्न में से यातायात का सबसे तीव्रतम साधन है, मतलब फास्टेस्ट, रेलगाड़ी, बस, हवाई जहाज या पानी का जहाज। तो इसका तो बताना भी क्या है आंसर, मतलब हवाई जहाज, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 32 ये भी कि ध्रुवीय क्षेत्र में बर्फ से बने आवास का कहलाते हैं, शिकारा, इग्लू, झोपड़ी या टेंट। तो ये भी आपने सवाल बहुत बार पढ़ा हुआ है, ये क्या कहलाते हैं भाई, इग्लू। तो ये क्वेश्चन नंबर 32 भी आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 33 लोग अस्थायी बस्तियों में रहते हैं, घने जंगलों में, रेगिस्तानों में, पर्वतों पर या उपयुक्त सभी स्थानों पर। तो ध्यान रखना 33वें का आंसर होगा द, मतलब सभी स्थानों पर ये जो परिस्थिति पाई जाती है वहाँ पर सभी लोग अस्थायी मतलब बस्तियों में ही रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 निम्न में से कौन सा कार्य नगरीय क्षेत्र के लोग करते हैं, कृषि कार्य, मत्स्य पालन, व्यापार कार्य या वानिकी। तो ये भी बिना कोई सोचे समझे आंसर इसका व्यापार कार्य मोस्टली शहरी क्षेत्र के लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की एक बार वापस इसको आपके सामने सही करते हैं क्वेश्चन को कि दक्षिण अफ्रीका एंडीज पर्वत के क्षेत्र में परिवहन मार्ग में जिस पशु का उपयोग किया जाता है वह है ऊंट, खच्चर, लामा या याक। तो ध्यान रखना इसमें सही आंसर होगा लामा। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर, सटीक आंसर होगा लामा, जंतु के द्वारा वहाँ परिवहन क्षेत्र में कार्य करवाया जाता है। अमेजन बेसिन के निवासियों का मुख्य आहार है गेहूँ, चावल, कसावा या बाजरा। तो ध्यान रखना ये सवाल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको ध्यान रखना, इसका सही आंसर होगा कसावा। ये भी एक अनाज है, इसका उपयोग वो मुख्य रूप से करते हैं मतलब। क्वेश्चन नंबर 37 निम्न में से जो गंगा की सहायक नदी नई है वह है, मतलब तो जो सहायक नदी नई है वह है
तो यमुना, कोशी, चंबल, ब्रह्मपुत्र, तो ध्यान रखना सहायक नदी ब्रह्मपुत्र गंगा की नहीं है मतलब। क्वेश्चन नंबर 38, एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है ब्रह्मपुत्र के मैदान में, अमेजन बेसिन में, स्टेपी स्थल में या घाघरा के मैदान में, तो ध्यान रखना 38वें का सही आंसर होगा ब्रह्मा के मैदान में मतलब एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है भारत में काजीरंगा। देखो इसका जो ये क्वेश्चन मिसप्रिंट होने की वजह से रह गया है मतलब इस वजह से गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के जल में पाई जाती है पिरानिया मछली, एक सींग वाला गेंडा, तो इसका सही आंसर होगा सुसु। ठीक है ना, सुसु मछली या सुसु जानवर है, सॉरी सुसु, तो ये पाया जाता है। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिख लेना एक क्वेश्चन के लिए। इसका सही आंसर जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल में पाई जाती है उस जानवर का क्या नाम है भाई? सुसु। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ हम बढ़े हैं। ये प्रूफ रीडिंग में मिस्टेक की वजह से रह गया, माफ़ी चाहता हूँ। विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है गंगा का बेसिन, ब्रह्मपुत्र का बेसिन, चंबल का बेसिन या अमेजन का बेसिन, तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अमेजन का बेसिन मतलब अमेजन नदी का बेसिन विश्व का सबसे बड़ा बेसिन है। बेसिन कहते हैं उसके तल को, जैसे ये नदी है और उसमें जहाँ से ये जल आता है उस क्षेत्र को बेसिन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 कि सहारा रेगिस्तान का क्षेत्रफल है, सहारा रेगिस्तान का क्षेत्रफल 8.54 लाख, 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर, 5.48 और 2.3, तो ध्यान रखना इसका सही आंसर होगा 8.4 लाख वर्ग किलोमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 42, सहारा रेगिस्तान में पेड़ पाए जाते हैं सेब के, खुबानी के, अखरोट के, खजूर के, तो ध्यान रखना रेगिस्तान में खजूर होगी, सेब कहाँ होगी वहाँ पर, तो खजूर के पेड़ पौधे पाए जाते हैं मतलब। ठीक है ना। और 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है? अल्जीरिया, मिस्र, सूडान या माली, तो ध्यान रखना इसका सही आंसर होगा बी मिस्र। यहाँ पर उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और कपास का जो साइंटिफिक नाम है वो गोसिपियम है, ध्यान रखना आप, है ना, बोटनिकल नाम जो इसका है गोसिपियम। क्वेश्चन नंबर 44 कि निम्न में से कौन सा पशु लद्दाख में पाया जाता है? ऊँट, सियार, लकड़बग्घा या याक, तो ध्यान रखना याक, और इससे ऊन भी प्राप्त होती है, ये भी ध्यान रखना भाई। ठीक है ना। और आज की सीरीज का आखिरी क्वेश्चन ये रहा आपके सामने मतलब। ठीक है ना। लद्दाख की राजधानी है श्री गंगानगर, जम्मू, लेह, नई दिल्ली, तो ध्यान रखना लद्दाख की राजधानी लेह है। तो ये सीरीज़ देखने के लिए, सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड दोस्तों के बीच में साझा कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और परीक्षा से संबंधित आपको कोई भी तरह की समस्या हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखिए। सुनने के लिए और देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मतलब। और आपको जो भी एग्ज़ाम है, आपके जो आने वाले एग्ज़ाम है, उन सब के लिए ऑल द बेस्ट भाई।